हे गाइस, सो आज के बिजनेस एनालिसिस में हम एक बैंक के बारे में बात करेंगे जिसका Q3 का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस बैंक का डिस्कशन करूंगा, उसके सारे पैरामीटर्स के बारे में बोलूंगा और उससे क्या होगा आपको समझ में भी आ जाएगा कि लाइक एक बैंक को एनालाइज कैसे किए जाते हैं, विच आर द पैरामीटर्स दैट यू नीड टू लुक फॉर टू एनालाइज अ बैंक। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आगे जाके इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स अगर आपको कोई बैंक्स को एनालाइज करनी हो, सेक्टर को समझनी है बेटर से, तो you can understand it at a much better and a much deeper level. So let's get started. तो आज का जो बैंक है उस बैंक का नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q3 FY23 का नंबर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आई टेल यू लाइक इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इसी का नंबर मुझे अच्छा लगा, मुझे एक दो बैंक्स का नंबर और मतलब लाइक इसी लेवल पे लगा, अच्छा लगा, बट मुझे लगता है कि लाइक इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लेके बात करनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो आई विल टॉक अबाउट के लाइक ये रिजल्ट मुझे अच्छा क्यों लगा। आई टॉक अबाउट ऑल द पैरामीटर्स, लाइक उनका अच्छे चीज़ें क्या हो रहा है, एंड देन उनके रिस्क के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिजनेस मॉडल फर्स्ट। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर एक बैंक का बिजनेस मॉडल आपको जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखना है कि बैंक कहाँ पे लोन्स दे रहे हैं, राइट। सो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल बैंक। अब यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस ये होता है कि यूनिवर्सल बैंक पैन इंडिया बेसिस में होता है और वो हर सेगमेंट को लोन देता है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या होता है कि उनका कुछ सेगमेंट्स में नीश होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या NBFCs हो या कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, लाइक NBFC MFI होता है, NBFC हाउसिंग फाइनेंस होता है। जितना नीश है, बहुत नीशों को मतलब यू कांट से इट्स अ यूनिवर्सल बैंक लाइक एक्सिस बैंक और अ कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, सो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो आपको पता चल गया कि लाइक ये एक नीश बैंक नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल है कि लाइक ये कहाँ लोन्स दे रहे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर आप नीश हो और आप 2-3 सेगमेंट में लोन दे रहे हो, अगर वो सेगमेंट में गड़बड़ हो गया ना तो आपका तो बैंक का NPS बढ़ जाएगा, राइट। आपका बैंक का कलेक्शंस में डिफिकल्टी होगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा, राइट। और उल्टे तरह से सोचिए कि अगर आपका नीश है एक दो जगह में और वो एक दो जगह में लेट्स से एक इकोनॉमिक रैली आ गया, ठीक है, बहुत ही बुलिश सीन्स आ गया, तो आपका बैंक्स का प्रॉफिट का ग्रोथ विल बी मच हायर देन द प्रॉफिट का ग्रोथ ऑफ एनी अदर बैंक्स, करेक्ट। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर मोर सिक्लिकल, ठीक है, देन लेट्स से I would say like they are more volatile as well. Okay, इनका स्टॉक भी अगर देखोगे they are way more volatile because ये 2-3-4 सेक्टर्स में होते हैं, स्पेसेस में होते हैं, कंपेयर टू अ यूनिवर्सल बैंक जो हर जगह में होते हैं। यूनिवर्सल बैंक का क्या, अगर कहीं पे अच्छा मतलब एक सेगमेंट अच्छा नहीं किया तो दूसरे सेगमेंट अच्छा करता है, तो ऑन अ नेट बेसिस दे बैलेंस आउट। ओके, बट अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका 2-3-4 सेगमेंट है, उसमें से लेट्स से 2 सेगमेंट भी नहीं चला तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा हिट होगा, राइट। और अगर लेट्स से जैसे मैंने बोला कि लाइक अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल द सेगमेंट्स या 2 से 3 सेगमेंट बहुत ही अच्छा कर गया, फिर उनका प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑन बोथ द साइड्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रॉफिट का, बेसिकली ऐसे मैं बोल सकता हूं फिर कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज मच लार्जर देन द स्पेक्ट्रम ऑफ से फॉर एग्जांपल एक लार्ज फाइनेंस बैंक का। ओके, अभी चालू करते हैं कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का आज कौन कौन से सेगमेंट्स में है। तो अगर उनका 100 रुपए का वो लोन्स देते हैं, ठीक है, 100 रुपए का लोन्स देते हैं, तो उसमें 38 रुपीज जाता है टू स्मॉल बिजनेस लोन्स। स्मॉल बिजनेस लोन्स का क्या मतलब लेट से आज रूरल इकोनॉमी, सेमी रूरल इकोनॉमी में किसी को दुकान खोलना है, एनिमल हस्बेंड्री है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी का पोल्ट्री बिजनेस है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस ना, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये उनका ऑलमोस्ट 38 to 40% ऑफ द बुक है। इसमें आई गेस एग्री का भी एक पोर्शन है, तो मिला के इसको पकड़ लो 38%, ठीक है। अगला बड़ा सेगमेंट क्या आता है उनका, वो है व्हीकल फाइनेंस, ठीक है, जो है कि 25% ऑफ देयर बुक, 25%। नाउ इवन इन व्हीकल फाइनेंस मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स आर गिवन टू कमर्शियल व्हीकल्स। मतलब क्या, ट्रक्स हो गया, बड़े बड़े ट्रक्स, मीडियम ट्रक्स, छोटे ट्रक्स, और उसमें मतलब क्या, ये 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में उतना नहीं है जितना ये कमर्शियल व्हीकल्स में है। मतलब अब सोचिए इसका सिक्लिकलिटी भी है, तो होता है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लाइक इकोनॉमी के साथ सबसे पहले ट्रक्स का सेल्स गिरता है, और जब इकोनॉमी वापस आता है तो ट्रक्स का सेल्स सबसे पहले वापस आता है, राइट। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिक्लिकलिटी कहाँ से इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ट्रक्स के सेल्स के ऊपर इनका व्हीकल फाइनेंस का डिवीजन बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। What is the third division? The third division is microfinance. Now this is the unsecured
रिटेल बुक ऑफ द बैंक. माइक्रो फाइनेंस डिवीजन इज आई थिंक अराउंड 18% ऑफ द बुक. ठीक है, तो 38% हो गया स्मॉल बिजनेस लोन. मैं बाय द वे कॉपी लेके बैठा बिकॉज इतने सारे डेटा पॉइंट है तो कभी कभार मैं ऊपर नीचे देखूंगा. ओके, सो 38% है आपका स्मॉल बिजनेस लोन, 18% है आपका माइक्रो फाइनेंस एंड 25% है आपका व्हीकल फाइनेंस, जो कि कमर्शियल व्हीकल सबसे ज्यादा है. उसके साथ उनका जो फोर्थ लार्जेस्ट डिवीजन है वो है हाउसिंग लोन्स, विच इज आई थिंक 10% ऑफ द बुक. और बाकी का तो एनबीएफसी को इधर उधर करके पैसा देते हैं. ठीक है, तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. तो ये बनता है इक्विटस का एडवांसेस बुक. तो अभी सोचिए इक्विटस का मैंने क्या बोला, Q3 में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है. तो अगर आप देखोगे अभी इकोनॉमी में ना माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है. आई मीन इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ एनी अदर बैंक्स जिसका माइक्रो फाइनेंस डिवीजन है, या कोई एनबीएफसी एमएफआईज हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जाके सीए ग्रामीण का रिजल्ट देखे, या आप अरमान का रिजल्ट देखे, या फिर आप उज्जीवन का रिजल्ट देखे, या फिर आप मैस फाइनेंशियल्स का रिजल्ट देखे, तो ये सारे जो एमएफआईज के साथ जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं उन सबका रिजल्ट तगड़ा आ रहा है. ठीक है, तो अब देखो, तो मतलब क्या, अब इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का माइक्रो फाइनेंस डिवीजन बहुत अच्छा कर रहा है. इवन आई विल टेल यू देयर डिसबर्सल्स ग्रू ऑलमोस्ट 70%. और एक तो होता है आपका एडवांसेस बुक, ठीक है, जो 100 रुपए में जो मैंने आपको 4 डिवीजन बताया, और एक होता है डिसबर्सल, मतलब सिर्फ लास्ट क्वार्टर में आपने कितने पैसे बाजार में दिए, उसका भी 4 मतलब सेगमेंट में क्लासिफिकेशन होगा. राइट, उसमें देखा गया है कि इक्विटस हैज गिवन 28% ऑफ द डिसबर्सल इनटू माइक्रो फाइनेंस. तो यहां पे क्या हुआ, सिंस माइक्रो फाइनेंस डिवीजन और भी अच्छा कर रहा है तो इक्विटस के लिए अच्छा हुआ. सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखोगे कोविड के बाद से कमर्शियल व्हीकल एंड द बस सेगमेंट इज कमिंग बैक अप. राइट, क्योंकि जब भी इकोनॉमी वापस आते हैं तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारे कोर सेक्टर के एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं. राइट, तो कोर सेक्टर मतलब कोल हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, पावर हो गया. तो यहाँ पे सोचो अगर आपको सीमेंट कैरी करनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोहा लेके जाना है, इधर उधर करना है, तो आपको ट्रक्स चाहिए होगा. तो इकोनॉमी जब वापस आता है, जब गवर्नमेंट इतना कैपेक्स कर रहा है, तो सबसे बढ़िया रिकवरी होता है ट्रक सेगमेंट का. अब सोचिए इक्विटस का अराउंड 25% ऑफ द बुक है व्हीकल फाइनेंस में, उसका मेजॉरिटी है आपका कमर्शियल व्हीकल में, जो आई थिंक उनका कुछ 35-40% से ग्रो किया होना YOY बेसिस. तो ये भी बहुत चल गया. राइट, तो माइक्रो फाइनेंस बहुत चल गया और व्हीकल फाइनेंस एक साथ दोनों का पुश आया. थर्ड डिवीजन है उनका स्मॉल बिजनेस लोन. अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि जैसे कि कोविड के बाद अब सबको पता है कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ने ECLGS का एक स्कीम बनाया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, चलो याद है मुझे. सो ECLGS अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये सारे बैंक्स को बोला था कि भाई तुम जाके SMEs और MSMEs, ये छोटे छोटे दुकानदारों को, लोगों को, आई मीन इन द माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइजिंग जो हमारा इकोनॉमी है, बाय द वे ये हमारी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जनरेशन वाला भी है. ठीक है, 60-70% के ऊपर, मतलब सारे लोग हमारे देश में TCS में काम नहीं करते, मेजॉरिटी लोग हमारे MSME और SME सेगमेंट में ही है. तो गवर्नमेंट को पता था कि अगर ये सेगमेंट में प्रॉब्लम आ गया तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफिकल्टी आएगा. तो बैंक्स को क्या बोला था, तुम जाके लोन दो, मैं हूं पीछे, मैं तुम्हारा वो क्रेडिट का गारंटी करूंगा, हेंस द नेम ECLGS, लाइक इट्स अ गारंटी स्कीम. गॉट इट. सो इससे क्या हुआ, द होल SME स्पेस को वापस आने में, MSME स्पेस को वापस आने में हेल्प हुआ. करेक्ट. और इसके वजह से क्या हुआ, जो इक्विटस का जो थर्ड बेस्ट डिवीजन है, आई मीन जो सबसे बड़ा पोर्शन है, राइट, 38%, विच इज द स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड द एग्री लोन्स, इसको भी पुश मिल गया. सो नाउ हैविंग सेड दैट, ये तीनों के तीनों जो इनका जो नीश सेगमेंट्स है, होम लोन्स का मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज इट्स ओनली 10% ऑफ द लोन बुक, तो 10% बुक के बारे में उतना बोल के क्या फायदा. सो ये जो 3 सेगमेंट्स है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 75-80% है, तीनों के तीनों चल गया. ठीक है, तीनों के तीनों है सिक्लिकल, और बट तीनों के तीनों में अभी अपसाइकिल है. नाउ हाउ डू यू नो दैट एज वेल, रिजल्ट्स तो ऑफ कोर्स अच्छा है. सो एक बैंक को जब आप एनालिसिस करोगे तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये देखना है कि उसका ROE बड़ा है कि नहीं, उसका ROE पिछले क्वार्टर में कैसा था, पिछले साल में कैसा था और अभी कैसा है. सो इक्विटस का अगर मैं Q2 का रिजल्ट का बात करूं, उसका ROE 10% था, 10%. ROE मींस रिटर्न ऑन इक्विटी. और पता है Q3 में जब रिजल्ट है उसका ROE कितना बना, उसका ROE बना 14.9%, ऑलमोस्ट 15% बन गया. सो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सिंस तीनों सेगमेंट से इतना पैसा बनाया कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 50% बढ़ गया ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. इसलिए अगर आप उसका स्टॉक देखोगे ना, रिजल्ट के बाद से वो स्टॉक अच्छा ही कर रहा है. ठीक है, तो इसीलिए मुझे तो रिजल्ट अच्छा लगा.
अब आते हैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल के बारे में। आई गेस अब आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि आरओई जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर में। कोई भी बैंक्स देखना है तो सबसे पहले पूछो भाई आरओई का क्या हालत है, क्या आरओई ऊपर जा रहा है, या आरओई का पहले नंबर बताओ और फिर देखो कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जितना हाई आरओई है स्टॉक उसके जैसा प्राइस टू बुक को एडजस्ट करते हैं। अ हाई आरओई वाला बैंक विल ऑलवेज हैव अ हाई प्राइस टू बुक रेशियो, ये याद रखना। और जिस बैंक्स का लेट्स से लो आरओई है, लेट्स से अगर आप आज भी आरबीएल बैंक देख लेते हो या कोई पीएसयू बैंक्स देखते हो ना, उनका जो आरओई है वो 6-7-8% का है, 6-7-8%। मतलब क्या कि उन्होंने पास्ट में शेयर होल्डर के लिए पैसा नहीं बनाया। तो अनलेस एंड अनटिल उनका आरओई लेट्स से 6% से 15%, 10% के ऊपर नहीं जाता है, तब तक उसका स्टॉक नहीं बढ़ेगा, मतलब प्राइस टू बुक नहीं बढ़ेगा। और ऐसे बैंक्स का क्या होता है जिसका आरओई कम है ना, प्रॉब्लम ये होता है कि उनको फंड रेजिंग में दिक्कत होते हैं। सो लेट्स कम बैक टू इक्विटेस, क्योंकि हम इक्विटेस का बात कर रहे हैं। तो इक्विटेस का जो आरओई बढ़ा, तो हमें एक आरओई को ट्री के एंगल से देखना है, राइट। तो आरओई बढ़ने का मेन रीजन क्या है, राइट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रीजन है। तो अगर आप देखते हो एडवांसेस, मतलब जिस रेट से वो लोन बुक को बढ़ाया, एडवांसेस ग्रू 27% YOY और डिपॉजिट ग्रू 31% YOY। आई मीन सिस्टम में डिपॉजिट का इतना प्रॉब्लम्स है, बट इक्विटेस को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका एक और रीजन है, बिकॉज इक्विटेस का बेस बहुत छोटा है। ठीक है, इक्विटेस इज नॉट लाइक एन एक्सिस बैंक और HDFC बैंक जैसा साइज, इसलिए वो 31% दिख रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स वन ऑफ द फ्यू बैंक जिसका डिपॉजिट का ग्रोथ ऑन अ YOY एक्सीड्स एडवांसेस का ग्रोथ ऑन अ YOY। दैट्स अ गुड साइन। सेकेंड इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन अ YOY ग्रू 70%। अब देखिए, एडवांसेस 27% से बढ़ा 27, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% से बढ़ा, मतलब इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ गया। गॉट इट। सो ऑपरेटिंग लेवरेज है, एडवांसेस का ग्रोथ अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ढंग का है। ओके, और जैसे मैंने आरओई का तो बात कर ही लिया। एसेट क्वालिटी बहुत सही है, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 क्वार्टर से देखोगे इसका एसेट क्वालिटी सिर्फ इंप्रूव ही हो रहा है। और अगर मैं Q3 का बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज YOY। और गाइडेंस का बात करते हैं। लेट्स से मैनेजमेंट ने आगे क्या बोला है। मैनेजमेंट ने आगे कुछ चीजें बोला है। पहला पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट को लगता है कि अगले साल भी, मतलब इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY23 एंड FY24 दे कैन मोर और लेस ग्रो एट 25% CAGR। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी आंध्र प्रदेश और केरला में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये मोरलेस बनता है। अब थोड़ा नेगेटिव का बात करते हैं। ठीक है, ये तो चलो अच्छी बातें हो गया। एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप देखोगे कि इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो कम है। इट्स अराउंड 50%, अभी 50। दूसरा कोई भी फाइनेंशियल्स देखोगे ना तो दे आर मोर हेवीली प्रोवाइडेड। अब मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर माइक्रो फाइनेंस और कमर्शियल व्हीकल और स्मॉल बिजनेस लोन्स के सेगमेंट्स में इतना भारी हो, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्रोविजन कवरेज रेशियो नॉर्थ ऑफ 70-80%। ठीक है, क्योंकि कल आपको पता है, राइट, के लिए कल अगर माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में प्रॉब्लम यू आ सकता है, सीवी साइकिल तो यू घूम जाता है। और अगर इफ यू आर रनिंग अ बैंक विद अ लो पीसीआर, देन यू माइट फॉल इनटू सम काइंड ऑफ ट्रबल। सो दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो मुझे आज लगता है। क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल बैंक होता, एक यूनिवर्सल बैंक का पीसीआर थोड़ा कम भी होता है तो मैं चला लेता हूं कि चलो ठीक है 60-65% है। लेकिन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितना छोटा बैंक, जितना नीश बैंक है ना, उतना मुझे हाई पीसीआर चाहिए, तब के मुझे पता चलेगा कि लाइक दिस बैंक इज वेरी वेल प्रोवाइडेड, राइट। बट मैनेजमेंट को वही लगता है, मैनेजमेंट को सवाल पूछा जाता है बार बार, एंड दे सेड कि लाइक द पीसीआर विल टच अराउंड 60% बाय FY25। ठीक है, और तो बस कुछ है नहीं। रिस्क का बात तो वही है, राइट, कि लाइक देखो आज बहुत ही सिक्लिकल सेगमेंट्स में है ये। ठीक है, बिकॉज बहुत ही नाजुक सेगमेंट्स में है, वेदर इट्स कमर्शियल व्हीकल एंड वेदर इट्स माइक्रो फाइनेंस। तो पॉइंट यही है ना, इक्विटस का स्टॉक जिस रेट से ऊपर जाएगा ना, उसी रेट से नीचे भी आ सकता है। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग। ओके, आज अच्छा कर रहा है तो हम अच्छे एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हम क्यों बैठ के सोचे कि कब क्या बुरा हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि कमर्शियल व्हीकल का साइकिल फिर से घूमने वाला है, राइट। माइक्रो फाइनेंस में, क्योंकि इकोनॉमी में अगला कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस ही हिट होता है, राइट। और स्मॉल फाइनेंस, आई मीन ऑल द स्मॉल बिजनेस लोन्स वाले लोग एंड MSME वाला लोग, तो ये है रिस्क। सो आई डोंट थिंक इक्विटस को HDFC बैंक की तरह देखा जा सकता है कि अगले 10 साल पैसे बनाएगा। ये मोर और लेस एक बैंक है ना, जहां पे आप पैसे लगाओगे, उसको ट्रैक करोगे, पैसा बनाओगे, और जब सिचुएशन बदलेगा तो जल्दी स्टॉक बेच के निकलना पड़ेगा। इक्विटस एक इस तरह का बैंक है, लाइक इक्विटस हो गया, उज्जीवन हो गया, ये इस तरह का बैंक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया ना, तो आपको वो बेचने का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये है खेल। अब शायद ये एक वियर्ड पॉइंट है, शायद अगले 10 साल में HDFC बैंक इक्विटस से ज्यादा पैसा बनाए, लेकिन क्या पता अगले 3 साल में इक्विटस HDFC से कतई ज्यादा बनाए। सो यही होता है कि लाइक अगर आपने कोई अर्निंग्स मोमेंटम में एक कंपनी को पकड़ लिया, ठीक है, और उसका स्टॉक भागने लग गया, और मोटा मोटी आपने उसको ट्रैक किया और ठीक टाइम के आसपास, टॉप में कोई बेच नहीं पाता है स्टॉक का, बट आसपास अगर आपने बेच दिया, सो
अच्छा पैसा बनता है, राइट। बट अगेन लाइक नो रिकमेंडेशंस की इक्विटस लेनी है, क्योंकि देखिए वो स्टॉक अभी भी आई थिंक प्राइस टू बुक 2 के ऊपर है, राइट। अब 2 के ऊपर प्राइस टू बुक है, 25% का ग्रोथ का बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर ये स्टॉक लेट से प्राइस टू बुक ऑफ 0.5, 0.7 या 1 के नीचे होता ना, तब तो मैं पहले स्टॉक लेता और फिर मैं ये वीडियो बनाता। ओके, सो ये बन गया सीन। ओके, नाउ आता है लास्ट वाला सीन, ठीक है, कि लाइक आज एक इन्वेस्टर, जैसे मैंने वो HDFC बैंक वाला वो पॉइंट बोला, ठीक है, कि बैंकिंग में हमेशा एक चीज देखना, जैसे ROE को देखना इंपॉर्टेंट है, ROE कहां जा रहा है, ठीक है। अब जब Q4 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले यही देखना है कि ROE का मूवमेंट कहां है। अगर आप देख रहे हो कि ROE और ऊपर जा रहा है या ROE स्टेबल है, मतलब आपको पता है कि ये जो सेगमेंट में ये पैसा दे रहा है, ये सेगमेंट्स ढंग का कर रहा है। क्योंकि इन तीनों सेगमेंट में ना, जैसे स्मॉल बिजनेस लोन और आपका व्हीकल फाइनेंस और उसके साथ आपका माइक्रो फाइनेंस, एक भी सेगमेंट में प्रॉब्लम है, बिकॉज ये हर सेगमेंट में बड़े कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक भी सेगमेंट बुरा किया ना तो इसका ROE में इफेक्ट होगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे पहले ROE देखने का। एंड ROE अगर बड़ा है तो क्यों बड़ा है, जैसे मैंने रीजंस दिया, एडवांसेस बढ़ा, डिपॉजिट्स बढ़ा, एसेट क्वालिटी बेटर हुआ। इसका देखोगे ना, इसका स्लिपेज रेशियो भी अभी घटते घटते आई थिंक इसका भी क्रेडिट कॉस्ट भी अभी 1.6 1.5 के आसपास आ गया, और वो आई थिंक कोविड के टाइम 2.5 के ऊपर था, राइट। तो इनका क्रेडिट कॉस्ट भी घट रहा है, प्रोविजंस भी घट रहा है, राइट, और इसके साथ साथ इनका एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है। और आप, मैंने तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बोला, राइट, कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 45% ऑन अ QOQ बेसिस एंड 70% ऑन अ YOY बेसिस। तो आप देखोगे इनका EPS का भी ढंग से बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है। सो ऑल इन ऑल, Equitas Small Finance Bank, great set of numbers as per of Q3, but these are the banks that you need to track very carefully as an active investor. ये बैंक को लेके आप छोड़ नहीं सकते हो आज के, लाइक चलो ये तो पैसा बना लेगा, ये HDFC बैंक नहीं है। So on that note, I hope this added value. Thank you.